Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन को तफसील के साथ देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों, चाइना का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये ईस्ट एशिया में वाक़या है और दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन का हामिल है ये मुल्क। इस मुल्क की आबादी अब तक तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है और इसके साथ साथ ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड एरिया, यानी लैंड के लिहाज से ये रशिया, कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का आगाज 1954 से होता है जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के 106 आर्टिकल्स थे। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में इंप्लीमेंट हुआ, इसके 15 आर्टिकल्स थे। फिर 1978 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में 4 दिसंबर 1982 में इंप्लीमेंट हुआ। ये फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन है और यही कॉन्स्टिट्यूशन जारी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 148 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और लास्ट अमेंडमेंट 11 मार्च 2018 में हुई थी। तो दोस्तों, आइए आगाज करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन की खुसूसियत क्या है वो हम देखते हैं। पहले फर्स्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो खुसूसियत है वो है इसके फंडामेंटल राइट्स। चाइना में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज का भी कॉन्सेप्ट है। बरक्स अगर हम देखें बरतानिया, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स पे फोकस कर रहे हैं। इसके बरक्स चाइना में राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज पे भी फोकस किया गया है। यही वजह है कि 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 33 से लेकर 51 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ये फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं: इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स, सोशल फंडामेंटल राइट, कल्चरल फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स, सिविल फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल लायबिलिटीज से मुतल्लिका फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 से लेकर 56 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। तो यूं इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी मौजूद हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी, यानी कि यहां के सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज आयद होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम देना ही देना है। फिर हम देखते हैं कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 138 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसमें 5 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम और वन पार्टी सिस्टम मुहैया करता है। फिर इसके साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ का यूनिटरी स्टेट सिस्टम है, यानी कि तमाम पावर का मंबा और मरकज वो रियासत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजिंग है। और ये भी आप याद रखें क्योंकि यहाँ पर हुन नस्ल के लोग जो हैं 92% है, इसी वजह से यहाँ का जो है यूनिटरी स्टेट सिस्टम है। फिर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज इजी टू अमेंड, मतलब इसमें अमेरिका की तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इंतहाई ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो या इसमें अमेंडमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉट लाइक यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल है, मतलब सिंपल बिलिंग की तरह, जो जिस तरह सिंपल मेजॉरिटी से कोई बिल पास करते हैं वैसे ही वहां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाती है। ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 जो है ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर बयान कर रहा है। इसके मुताबिक चाहे नेशनल पीपल्स कांग्रेस वो अमेंडमेंट पेश कर दे या नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी
अमेंडमेंट प्रपोज कर दे, तो इन दोनों में से जो भी प्रपोज करेगा तो कम से कम 20% मेंबर्स जो हैं वो इसके हक में होंगे, इस अमेंडमेंट के हक में होंगे। फिर ये नेशनल पीपल कांग्रेस में ये पेश की जाएगी और 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस अमेंडमेंट को पास किया जाएगा। अगर 2/3 मेजॉरिटी से ये पास हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगी। लिहाजा अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और लास्ट अमेंडमेंट जो है वो 11 मार्च 2018 में हुई थी, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो है 2 मर्तबा से जायद अब प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर्स विद पीपल, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना ऑल पावर्स फॉल इन द पीपल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी पीपल कैन इलेक्ट नेशनल पीपल कांग्रेस एंड लोकल पीपल कांग्रेस, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी को भी लोग ही मुंतखब करते हैं और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बॉडी को भी पीपल्स इलेक्ट करते हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से जितनी भी पावर्स हैं चाइना में, जो इंस्टीट्यूशनल पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर हैं, एग्जेक्टिव पावर हैं, जुडिशियल पावर, ये तमाम की तमाम पावर्स जो हैं ये जाती हैं लोगों की तरफ। लोग ना जो है चाइनीज पीपल असल में सॉवरन है। फिर यहां पर यूनिटरी स्टेट सिस्टम है। चाइना में टोटल 22 प्रोविंसेस हैं, 5 ऑटोनोमस रीजन है और 2 सिटीज यानी बीजिंग और शंघाई है। सूबों के पास लिमिटेड पावर है, वही पावर जो कि डेलीगेट की है मरकज ने सूबों को, वही सूबों के पास पावर है। इसके अलावा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज सोल रूलिंग पार्टी, एक सोल रूलिंग पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो यहां पर रूल कर रही है, चाइना को रूल कर रही है। चाइना के जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक यहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है ये तमाम तरह की कानून साजी ये इसी के पास है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो इसके टोटल नुमाइंदे जो हैं, इसके टोटल मेंबर्स 2980 मेंबर्स हैं। यहां पर कोई भी मेंबर्स की मुतय्यन तादाद कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी। 5 साल के लिए ये मुंतखब होकर आते हैं और डिसॉल्व होने से 2 महीने पहले इनके इलेक्शंस होते हैं और नई असेंबली जो है 2 माह पहले मुंतखब हो चुकी होती है। ये सोल लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसके अलावा चाइना में और कोई इदारा नहीं जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शन सर अंजाम दे सके। एक स्टैंडिंग कमेटी है, वो असल में इसी का ही हिस्सा है और इसका जो नेशनल पीपल कांग्रेस का सेशन साल में 1 दफा होना कंपलसरी है। आमतौर पर ये स्प्रिंग में सेशन होता है और 10 से 14 दिन तक ये जारी रहता है और ये बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर के वेस्ट साइड पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल है, वहां पर इसका इजलास होता है। फिर यहां पर देखें कि ये सोशलिस्ट स्टेट सिस्टम दे रहा है। यहां पर जो निजाम है चाइना का वो सोशलिस्ट स्टेट सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट एंड माओइस्ट थॉट्स पर मुश्तमिल है। जो यहां का चाइना का जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 1 के मुताबिक द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ सोशलिस्ट स्टेट under the people's democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants. This socialist system is the basic system of People's Republic of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited. यानी socialist स्टेट सिस्टम के खिलाफ कोई भी अगर बात करेगा, कोई भी इसे सबोटाज करने की कोशिश करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड है, स्टेट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, ये आर्टिकल 58 के मुताबिक नेशनल पीपल कांग्रेस के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास लेजिस्लेटिव पावर है। ये एक परमानेंट लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, इसके 175 मेंबर्स हैं, यानी जब नेशनल पीपल कांग्रेस का सेशन नहीं हो रहा होता तो स्टैंडिंग कमेटी जो है अपने फंक्शन सर अंजाम देती है। ये
स्टैंडिंग कमेटी के नुमाइंदे नेशनल पीपल्स काउंसिल मुंतखब करती है और तमाम तरह के काम हैं जो कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सेशन से पहले साल में जितने भी सरंजाम दिए जाते हैं वो यही स्टैंडिंग कमेटी सरंजाम देती है। फिर अगर देखें पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, यहां पर लोगों की डिक्टेटरशिप है, यानी यहां पर लोगों ने जिस पार्टी को जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की गार्डियन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की डिक्टेटरशिप कायम है। और फिर यहां एग्जेक्टिव अथॉरिटी, एग्जेक्टिव पावर्स को जो फंक्शन करता है, जो बॉडी फंक्शन करती है वो प्रेसिडेंट है। ये 5 साल के लिए नेशनल पीपल्स कांग्रेस 5 साल के लिए मुंतखब करती है। प्रेसिडेंट की उम्र कम से कम 45 साल होनी चाहिए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही इसे इलेक्ट करती है और वही इसे रिमूव कर सकती है। और फिर जो है वाइस प्रेसिडेंट भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही मुंतखब करती है और उसकी भी सेम पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट की पावर है। फिर अगर हम देखें यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस प्रेसिडेंट की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए मुंतखब करती है और यूं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सर अंजाम देता है। चाइना में प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। यहां पर 5 साल प्लान्स जो हैं वो पेश किए जाते हैं और उन पर नेक्स्ट 5 सालों में एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो यूं अगर हम देखें चाइना की ये प्लान्ड इकोनॉमी है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का बुनियादी फीचर्स है। ये चाइना की बर्थ से लेकर अब तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा 5 साल प्लान्स को सक्सेसफुली अचीव करने वाला मुल्क है। ये हमारे हैं मुकम्मल चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। लिहाजा इन फीचर्स से देखें तो हमें पता चलता है कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक नेचर का हामिल है। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल यूनिक है। दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं भी मौजूद नहीं कि जिधर वन पार्टी रूलिंग पार्टी है और वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ लेजिस्लेटिव पावर्स भी सर अंजाम दे रही है, एग्जेक्टिव पावर भी सर अंजाम दे रही है, जुडिशियल पावर्स भी सर अंजाम दे रही है। यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम ही असल में रूल कर रहा है और वो वन पार्टी जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के जरिए रूल कर रही है और हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। तो इस लिहाज से चाइना का सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम की वजह से दुनिया का ताकतवर सिस्टम है। यहाँ पर पावर जो है वो फोकस्ड है। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना हो तो वो ज्यादा आसानी होती है उस डिसीजन को लेने में बनिस्बत डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। वहां पर कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए पहले कानून साजी होती है, मुख्तलिफ काम होते हैं, तो यहां पर फंक्शन इंतहाई ज्यादा आसान है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना। दोस्तों आज के मौजू में हम चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बारे में जानेंगे कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन 1982 इसके बारे में क्या कहता है, क्या क्या इसकी पावर्स हैं, कौन कौन से इसके पास इख्तियारात हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की सबसे ताकतवर लेजिस्लेचर है। इसके पास लेजिस्लेशन की तमाम तरह की पावर्स है। असल में चाइना यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का हामिल है जिधर बस एक ही इंस्टीट्यूशन कानून साजी कर सकता है। इस लिहाज से ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है लेजिस्लेशन का। ना सिर्फ लेजिस्लेशन की पावर बल्कि इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं, इसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। इवन इसके पास ये भी पावर है कि ये चैम्बर वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास तमाम तरह की लेजिस्लेटिव इख्तियारात मौजूद हैं। इसके साथ साथ नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी भी ये इख्तियारात को शेयर कर रही है।
नेशनल पीपल्स कांग्रेस के टोटल मेंबर्स 2980 हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंबर्स को डिफाइन नहीं किया, जरूरत के मुताबिक इनमें कमी बेशी होती रहती है। ये मेंबर्स 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं और अपनी मुद्दत के एख्तिताम से 2 माह पहले इनके इंतखाबात होते हैं। यूं इसकी टर्म खत्म होने से पहले नए मेंबर जो हैं वो मुंतखब हो चुके होते हैं। इस चैम्बर का इजलास साल में एक दफा होता है और स्प्रिंग में ये सेशन होता है जो कि 10 से 14 दिन तक जारी रहता है। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस का इजलास द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल बीजिंग में तियानमन स्क्वायर में होता है। फिर हम देखें कि ज्यादातर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो पावर्स हैं, इसके इख्तियारात हैं, ये असल में इसकी स्टैंडिंग कमेटी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एंजॉय करती है। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के टोटल 175 अफराद हैं, 175 मेंबर्स हैं, जिनके कंटिन्यूअस सेशन साल में होते रहते हैं। ये लेजिस्लेशन भी प्रपोज करते हैं, ये अमेंडमेंट भी प्रपोज करते हैं और इवन अहम तरीन तकर्रियां भी यही करते हैं। और ये बेसिकली ये नेशनल पीपल कांग्रेस का ही एक हिस्सा है, उसी की एक स्टैंडिंग कमेटी है। अब हम देखते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, कौन कौन से पावर्स हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं। अगर हम देखें लेजिस्लेटिव पावर्स, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में हम देखें तमाम तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में फॉल करती है। वो लेजिस्लेशन चाहे प्राइवेट बिल से मुतलका हो, पब्लिक बिल से मुतलका हो, मनी बिल से मुतलका हो या फिर हाइब्रिड बिल से मुतलका हो, ये तमाम तरह की लेजिस्लेशन नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है। इस तरह तमाम लॉज, तमाम रेजोल्यूशंस भी यही पास करती है और तमाम लॉज को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी दरकार होती है और इसके लॉज को कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। हत्ता के लॉज को इंटरप्रेट करने वाला इदारा भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। और इसके साथ साथ मुल्क के जो सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, फैमिली लॉज, इवन हर तरह के लॉज को जो है लेजिस्लेट नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही कर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जेक्टिव पावर्स। एग्जेक्टिव पावर्स में तमाम तरह की अपॉइंटमेंट्स जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही करती है। एग्जेक्टिव जितने भी फंक्शंस हैं उन पे वॉच डॉग जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। इसी तरह तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस को आंसरेबल है। तमाम तरह की अपॉइंटमेंट्स जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है, लॉज की इंप्लीमेंटेशन करती है और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इजलास में हर तरह की बात की जा सकती है। यहां पर कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और फिर अगर हम इसकी फाइनेंशियल पावर्स देखें तो फाइनेंशियल पावर्स में 5 साला प्लान्स जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही प्रपोज करती है और उस पर अमल दरामद करवाती है। फिर बजट को पास करना ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस का काम है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस नेशनल पीपल्स कांग्रेस का काम है। फिर अगर हम देखें जितनी भी नई कमेटीज बनती हैं, स्पेशल कमेटीज बनती हैं, उन पर भी उनको भी बनाने का काम, उनको फॉर्मेट करने का काम नेशनल पीपल्स कांग्रेस का है। इसी तरह जितने भी डेवलपमेंटल फंड्स हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही देखती है। फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना या तमाम डिपार्टमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाना, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस का काम है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, ये भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस का काम है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के मुताबिक कर सकती है। इसके मुताबिक
कोई भी अमेंडमेंट या तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस पेश करेगी या स्टैंडिंग कमेटी के पेश करेगी, और इन दोनों तरीकेकार में कम से कम 20% मेंबर्स जो है वो ये अमेंडमेंट को प्रपोज करेंगे और फिर ये अमेंडमेंट पर डिस्कशन होगी। 2/3 मेजॉरिटी के साथ नेशनल पीपल्स कांग्रेस में से पास किया जाएगा। अगर ये पास हो गई तो ये अमेंडमेंट तस्वर होगी, नहीं हुई 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो ये नहीं पास तस्वर नहीं होगी। तो अभी तक चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। लास्ट अमेंडमेंट 11 मार्च 2018 में हुई, जिसमें सदर की जो 2 दफा सिलेक्ट होने की, 2 दफा नॉमिनेट होने की टर्म को खत्म कर अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया गया है। फिर हम देखें इसी इदारे की जो जुडिशियल पावर्स, वो इसके पास बेइंतहा जुडिशियल पावर्स हैं। जितने भी जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के जजेस हैं वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस मुंतखब करती है। फिर प्रोक्यूरेटोरेट जनरल का भी इंतखाब और नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है। और जिन जिन पोस्ट और जिन जिन नुमाइंदों का ये इंतखाब करने की ताकत रखती है, जिन जिन ओहदेदारान का इंतखाब करने की ताकत रखती है, उनको ये रिमूव भी कर सकती है। तो रिमूवल पावर्स भी इसके पास है। फिर इसके पास हम देखें इलेक्टोरेट पावर्स जो है, ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ प्राइम मिनिस्टर को भी यही मुंतखब करती है। और फिर वाइस प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ वाइस प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करती है। तो यो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने की अथॉरिटी भी इनके पास है। इससे हमें यह समझ भी आता है कि इनडायरेक्ट सिस्टम के तहत प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया जाता है। फिर हम देखें पावर ऑफ रिमूवल, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास जो है, ये जिन लोगों को अपॉइंट करती है उनको रिमूव करने की भी पावर इसके पास मौजूद है। फिर इसके पास वॉर एंड पीस की भी पावर है। इट कैन अनाउंस वॉर विद एनी कंट्री। और फिर अगर मुल्क में नए प्रोविंसेस बनाने हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इनकी मंजूरी देगी। दूसरे ममालिक के साथ ट्रीटीज करनी है तो इसकी भी मंजूरी नेशनल पीपल्स कांग्रेस देगी। तो इस लिहाज से हम देखें नेशनल पीपल कांग्रेस जो है दुनिया का ताकतवर लेजिस्लेटिव इदारा है। इसके पास तमाम तरह की लेजिस्लेशन की पावर, तमाम तरह की एग्जेक्टिव पावर्स, तमाम तरह की जुडिशियल पावर्स मौजूद है। आप अंदाजा कर लें कि कोई भी लॉ जो है वो इसकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। जो लॉ इसने बना दिया, मुल्क में कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं जो उस लॉ के अगेंस्ट जाए या उस लॉ को नल एंड वाइड करार दे सके। यूं हम कह सकते हैं कि ये दुनिया का ताकतवर लेजिस्लेचर है और इसकी लेजिस्लेशन जो है वो दुनिया में इंतहाई ज्यादा असर अंदाज होती है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट। दोस्तों, आज के मौजू में हम चाइनीज प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को देखेंगे। इससे पहले कि हम आगाज करें, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चाइना में इस वक्त 4 कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में आया, दूसरा 1975 में, तीसरा 1978 में और चौथा 1982 में। जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1982 में इंप्लीमेंट हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस है जो कि चाइना का सबसे पावरफुल लेजिस्लेचर है, जिसके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं, जिसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। तकरीबन चाइना की तमाम तरह की पावर्स नेशनल पीपल कांग्रेस में फॉल करती हैं और नेशनल पीपल कांग्रेस ही है जो कि प्रेसिडेंट का इंतखाब करता है। तो आइए अब हम देखते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट की पावर्स की तरफ। तो चाइनीज प्रेसिडेंट
को अगर देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर प्रेसिडेंट है। ताकत के लिहाज से अगर इसका कोई मुकाबला कर सकता है, अगरचे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो कि पावर में इंतहाई ज्यादा ऊपर होता है, लेकिन अपने मुल्क में पावर के लिहाज से शी जिनपिंग का मुकाबला पुतिन के साथ किया जा सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम कहें कि शी जिनपिंग जो है चाइना का सबसे ताकतवर लीडर है और दुनिया में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, तो इसमें कोई मुजायका नहीं होगा। तो मौजूदा जो है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट भी है, इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सेक्रेटरी जनरल भी है और साथ साथ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी है। इस लिहाज से अगर देखें चाइना में ताकत के जितने भी मराकज हैं वो सारे के सारे चाइनीज प्रेसिडेंट की जात में फॉल करते हैं। अब हम देखते हैं कि चाइना में कौन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट बन सकता है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए चाइनीज सिटीजन होना जरूरी है, 45 साल की उम्र हो, नेशनल पीपल्स कांग्रेस का मेंबर हो। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए मुंतखब करेगी और नेशनल पीपल कांग्रेस के पास ही ये इख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, उसकी जगह जो है कौम को प्रिजाइड करेगा। फिर मौजूदा दौर में 2018 में 5th अमेंडमेंट चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, जिसके मुताबिक चाइना का प्रेसिडेंट 2 दफा से ज्यादा इलेक्ट हो सकता है। इससे पहले यह था कि चाइनीज प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दफा मुंतखब हो सकता है, लेकिन मौजूदा सदर शी जिनपिंग ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और इसके मुताबिक अब सदर के पास यह इख्तियार है कि वो जितनी मर्जी दफा चाहे इलेक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट के जो है पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। तो इसके पास तमाम तरह के एग्जीक्यूटिव हेड्स, उनको अपॉइंट करना और उनको रिमूव करने के इख्तियारात हैं। चाइना में एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो अंजाम देने वाला जो इदारा है उसे हम स्टेट काउंसिल कहते हैं। तो स्टेट काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उनको चुनता चाइना का प्रेसिडेंट है और एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये दोनों मिलकर इसका इंतखाब करते हैं। यानी इस स्टेट काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसिलर, ऑडिटर जनरल और मुख्तलिफ इस तरह के जो मिनिस्टर्स हैं उन सब का इंतखाब प्रेसिडेंट और एनपीसी करती है। और प्रेसिडेंट के पास ये भी इख्तियार है कि इनको रिमूव भी कर सकता है। फिर अगर हम देखें प्रेसिडेंट जो है जितने भी चाइना के आउटसाइड दूसरे ममालिक में जितने भी चाइनीज इन्वेस्टर हैं उनका तयन भी सदर करता है और सदर के पास ही इख्तियार है कि उनको उनके ओहदों से बर्खास्त कर सके। इसके साथ साथ चाइनीज प्रेसिडेंट के पास ये भी इख्तियारात है कि वो जितने भी इनामात या मेडल्स, चाइनीज जितने भी बड़े बड़े मेडल्स वो चाइनीज प्रेसिडेंट ही देता है। और इसके साथ साथ चाइना के प्रेसिडेंट में तमाम तरह की एग्जीक्यूटिव पावर्स मौजूद हैं, यानी जो भी कानून साजी नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है, स्टैंडिंग कमेटीज करती हैं, तो इन तमाम पावर्स को, इन तमाम लॉज को जो है एग्जीक्यूट करना सदर का काम है। सदर अपनी स्टेट काउंसिल के जरिए यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स के जरिए ये काम करवाता है। फिर सदर के पास ये भी इख्तियार है कि किसी भी अदालत ने अगर किसी मुजरम को सजा दी है तो सदर के पास इख्तियार है कि वो उस सजा को खत्म कर सकता है, उनको पार्डन ग्रांट कर सकता है। फिर सदर के पास ये भी इख्तियार है कि सदर वॉर डिक्लेयर कर सकता है और पीस भी का एस्टेब्लिश कर सकता है। सदर के पास ही ये इख्तियार है कि वो मुल्क में मार्शल लॉ भी लगा सकता है, किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है और जंग को रोक सकता है। इसके साथ साथ सदर के पास ये इख्तियार भी है कि दूसरे ममालिक के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, जितनी भी ट्रीटीज होंगी, वो सदर ही करेगा। फिर अगर हम देखें कि ये तमाम पावर्स चाइनीज सदर को दुनिया का ताकतवर सदर बनाते हैं। तकरीबन एनपीसी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने जितने भी इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं वो तमाम के तमाम इख्तियारात सदर की जात के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेट काउंसिल चाइना का एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। आप ये कह सकते हैं
कि अमेरिका में जो हैसियत कैबिनेट की है या बरतानिया में जो हैसियत कैबिनेट की है वही यहां पर स्टेट काउंसिल की है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना में जो सबसे बड़ी एग्जेक्टिव ब्रांच जो है वो स्टेट काउंसिल है, और स्टेट काउंसिल को जो हेड कर रहा होता है वो प्राइम मिनिस्टर की जात है। और स्टेट काउंसिल के पास जितनी भी पावर्स हैं, जितने भी इख्तियारात हैं, ये सारे उसे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होता है। स्टेट काउंसिल जो कि तकरीबन 40 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और 7 कमीशंस पर मुश्तमिल है, इन सबको हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है। तो स्टेट काउंसिल अगर हम देखें, इसको जो इलेक्ट करने का प्रोसीजर है ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ इनको मुंतखब करती है, प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करती है, वाइस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करती है, मुख्तलिफ मेंबर्स को मुंतखब करती है, मिनिस्टर्स को मुंतखब करती है, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस और प्रेसिडेंट दोनों के पास ये इख्तियार है कि इसे रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल, इसमें प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल सेक्रेटरी है, चेयरमैन ऑफ कमीशन है, ऑडिटर जनरल है, चीफ ऑडिटर जनरल है, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी जनरल, ये तकरीबन तमाम तरह के वो मिनिस्टर्स जिन्होंने स्टेट का निजाम चलाना है, जिन्होंने दुनिया में चाइना का इमेज बिल्ड करना है, ये तमाम मिनिस्टर्स, इनका ताल्लुक स्टेट काउंसिल से है। तो इस लिहाज से हम कह लें कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, जो एग्जेक्टिव पावर्स जिन्होंने लॉज को इंप्लीमेंट करना होता, तो ये वो काउंसिल है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल अगर हम देखें, आइन के आर्टिकल 85 से लेकर 93 तक के तमाम आर्टिकल्स वो स्टेट काउंसिल के पावर एंड फंक्शंस को बयान कर रहे हैं। तो आइए हम देखें स्टेट काउंसिल की जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, इन पावर्स के मुताबिक इन्होंने स्टेट को जो है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रन करना होता है। जो रूल्स बने हैं, जो लॉज बने हैं, उनके मुताबिक स्टेट को रन करना है। फिर इसके अलावा जो है तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको गाइडेंस फराहम करनी है कि उन्होंने किस तरह से अपने पावर को, अपनी जिम्मेदारियों को फंक्शन करना है। फिर जितने भी कमीशंस हैं वो सारे यही इशू करते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज को जितने भी कमीशंस इशू किए जाते हैं स्टेट काउंसिल ही करता है। और फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट काउंसिल के बायस है। स्टेट काउंसिल चाहे तो इनकी मिनिस्ट्रीज छीन सकता है। फिर इसके अलावा इनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स में देखें, जो तकरीबन चाइना के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे स्टेट काउंसिल के अंडर आते हैं। इसमें अगर हम देखें एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, हेल्थ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे इनके अंडर आते हैं। इनके जितने भी इनके हेड हैं वो चाइनीज स्टेट काउंसिल ही अपॉइंट करती है। इसके अलावा बजट बनाना, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 साल प्लान, और फिर जो है सोशल डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म, जितने भी काम हैं ये सारे इन्होंने करने हैं और इन्होंने ही इसे इंप्लीमेंट करना है। फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके जिम्मेदारियां देना, कमीशंस बनाना, ये सारा काम स्टेट काउंसिल का है। फिर अगर हम देखें डिफेंस की भी पावर स्टेट काउंसिल के पास है। स्टेट काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के डिफेंस को मजबूत से मजबूत तर करे। स्टेट काउंसिल मुल्क में मार्शल लॉ इंपोज कर सकती है। दूसरे ममालिक के साथ जितनी भी ट्रीटीज होंगी ये तमाम ट्रीटीज जो हैं ये स्टेट काउंसिल देखती है। फिर इसके अलावा इनकी मिसलेनियस पावर देखें तो ये माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करती है, अब्रॉड चाइनीज जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और फिर जितने भी फाइनेंशियल लॉज हैं, पब्लिक लॉ हैं, प्राइवेट लॉज हैं, इन सब को इंप्लीमेंट करती है स्टेट काउंसिल। तो इस लिहाज से हम देखें जितनी भी जो पावर्स हैं एग्जीक्यूशन की, एग्जेक्टिव की जितनी भी पावर्स हैं वो स्टेट काउंसिल में फॉल करती हैं। और स्टेट काउंसिल को जो हेड कर रहा होता है प्रेसिडेंट, इनके ऊपर जो है प्रेसिडेंट और नेशनल पीपल्स कांग्रेस इनके ऊपर होती है। जब भी वो चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं। तो
इस लिहाज से हम देखें तमाम तरह के एग्जेक्टिव फंक्शन जो है वो स्टेट काउंसिल सर अंजाम दे रही होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि चाइना के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में स्टेट काउंसिल का इंतहाई अहम किरदार है।